इनकम टैक्स डिडक्शन में से सबसे पॉपुलर है एटीसी डिडक्शंस, और ये मोस्टली मिलता है इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के ऊपर। कुछ डिफाइंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है जैसे ईएलएसएस, एससीएसएस या पीपीएफ, एनएससी, एसएसवाई, ये सब इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में एटीसी बेनिफिट्स मिलता है। बिसाइड दैट देयर आर सम अदर व्हीकल्स लाइक यूलिप्स में मिलता है। अगर कोई घर खरीद रहा है जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पे करता है, उसके ऊपर भी एटीसी बेनिफिट मिल जाता है। होम लोन इंटरेस्ट, ट्यूशन फी, ये सब के ऊपर भी एटीसी बेनिफिट मिलता है। तो मेन यहाँ पे गोल जो है वो है कि जो सिटीजन्स है उन लोगों का इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि रिटायरमेंट फंड करने के लिए सोशल सिक्योरिटी बहुत देश में चालू होता है, लेकिन हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी वैसे कुछ है नहीं। और ये फंड करने के लिए जो भी अर्निंग मेंबर्स है कोई भी फैमिली का, वो अगर खुद का रिटायरमेंट अगर खुद फंड करते तो वो फंड करने के लिए एटीसी बेनिफिट दिया जाता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे जितना सारा इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म होता है। सो एटीसी बेनिफिट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन पर्सनल फाइनेंस। तो आज का वीडियो में हम देख लेंगे कि एटीसी बेनिफिट जहाँ से मिलता है वो सारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, नॉट ऑल द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है वो मैं यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल अंडर एटीसी क्या होगा। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का बाय डेफिनेशन ऑफ सेबी यहाँ पे 80% एटलीस्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी सिटीजन, वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो है कि जितना सारा एटीसी के अंडर में इन्वेस्टमेंट्स आता है उसमें से सबसे कम इसका लॉक इन पीरियड होता है जो है 3 years। सिंस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल भी अदर जो एटीसी के अंडर में इन्वेस्टमेंट्स आता है उससे ज़्यादा होता है। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ इक्विटी वो भी अप्लाई होता है। यहाँ पे 10% होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आफ्टर 3 years अगर कोई भी विथड्रॉ कर रहा है, कोई भी रिडीम कर रहा है, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है। कोई 3 years या उससे ज़्यादा किसी भी मतलब टेन्योर के लिए इन्वेस्ट कर सकता है इन ईएलएसएस। ऐसा नहीं है कि ऑटो रिडेम्पशन हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है एक्चुअल में, क्योंकि अगर कोई भी अगर अदर इन्वेस्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स टेन्योर होता है, उसके बाद वो रिडीम हो जाता है। या तो फिक्स टेन्योर आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है या ये वो पहले से डिसाइडेड है। और यहाँ पे आप मंथली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एसआईपी, और वो भी काउंट होता है अंडर एटीसी। तो ये सारा है ईएलएसएस का बेनिफिट, और इसीलिए ईएलएसएस सबसे ऊपर आता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है, और इसका जो एलटीसीजी टैक्स है वो बस 10% ही है। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपका इतना ज़्यादा है तो 10% टैक्स उसके ऊपर आफ्टर टैक्स जो भी रिटर्न आपका आ रहा है वो नॉर्मली अदर जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स अंडर एटीसी आता है उससे बेटर होता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल पेंशन स्कीम और एनपीएस। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है एंड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इस पे कोई भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टर को फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, वो अगर डेट में, इक्विटी में जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है वो डिसाइड कर सकता है। और सेकेंडली यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स है, डिफरेंट फंड मैनेजर्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। कौन सा फंड मैनेजर उसको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। मल्टीपल एसेट क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। इक्विटी डेट के साथ साथ यहाँ पे अदर एसेट क्लासेस लाइक एआईएफ, रीट, ये सब भी अवेलेबल है। कोई अगर इसको अच्छे से समझता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। एनपीएस को बोला जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस और रीबैलेंसिंग चार्जेस सबसे कम होता है। यूनिक बेनिफिट ऑफ एनपीएस इज, इस पे बस आपको 1.5 लाख का एटीसी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप टायर 2 अकाउंट के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे अंडर 80CCD सबसेक्शन 1, इसके अंडर में अनदर 50,000 इन्वेस्ट करने पे उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। तो टोटल बेनिफिट अंडर एनपीएस 2 लाख का मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, वो है कि आफ्टर अटेनिंग 60 years
और आफ्टर अटेंडिंग द रिटायरमेंट जो भी एनपीएस का टोटल फंड हो रहा है वहाँ से आप 60% विथड्रॉ कर सकते, 40% मैंडेटरीली फॉर पेंशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज यूलिप। यूलिप वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्लान है और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अंडर यूलिप आपको इंश्योरेंस तो मिल रहा है, इसके साथ साथ डिफरेंट आपको फंड्स में मिल जाता है जहाँ पे आपका इक्विटी, बैलेंस्ड या डेट में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट यूलिप का ये है कि एक फंड से और एक फंड में विदाउट एनी चार्जेस आप स्विच कर सकते हैं और इसके लिए आपको चार्जेस तो देना नहीं पड़ रहा है, इसके साथ साथ आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। कोई भी कैपिटल गेन टैक्स जो नॉर्मली होता है कि म्यूचुअल फंड में एक फंड से अगर आप विथड्रॉ करते हैं जो गेन होता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यूलिप में वो टैक्स आपको देना नहीं पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है यूलिप का, वो है कि ऑन यूलिप मैच्योरिटी कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है क्योंकि ये अंडर 1010D कवर होता है। जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट, मैच्योरिटी प्रॉफिट मिलता है वो 1010D के अंडर में आता है, इसीलिए कोई भी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता है। जहाँ पे अदर इन्वेस्टमेंट लाइक आपका अगर ELSS इन्वेस्टमेंट है या कोई म्यूचुअल फंड में है वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यूलिप फंड का बस बेनिफिट्स ही है, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है कि यूलिप में आपको हायर कॉस्ट पे करना पड़ता है, डिफरेंट कॉस्ट होता है जो मोटा मोटी 3-3.5% का आपको कॉस्ट एवरेज पे करना पड़ता है। और जो भी यूलिप के अंडर में फंड्स वो लोग ऑफर करते हैं वो फंड्स उतना एफिशिएंट नहीं होता है जैसा म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम एफिशिएंट होता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के मामले में भी ये फंड्स उतना अच्छा नहीं होता है। तो नॉर्मली जो देखा गया है कि यूलिप्स का फंड इतना इफेक्टिव, इतना एफिशिएंट नहीं होता है जैसा म्यूचुअल फंड्स होता है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सेविंग्स कम टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है और ये प्योरली डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं इसको। तीन जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया जैसे ELSS, NPS एंड यूलिप्स, ये तीन इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलता है, लेकिन PPF इज फुल्ली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। Tenure of investment in PPF is 15 years and you can extend it up to 5 years for multiple times. Also loans are available, withdrawals are available after certain period, like after 3 years you can get loan, after 5 years withdrawal भी available होता है। PPF का बेनिफिट यही है कि PPF नॉर्मली जो अदर इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स होता है जैसे FDs होता है, RDs होता है, उससे आपको बेटर रिटर्न ही मिलता है PPF में। और PPF इज वन ऑफ द ट्रिपली ग्रेड कैटेगरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल जहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसके ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिलता है, जो भी इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलता है उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिलता है और जो मैच्योरिटी प्रॉफिट आता है उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। ये वन टाइप ऑफ स्कीम है जो आफ्टर 60 ईयर्स कोई भी ओपन कर सकता है और ये भी एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी 10,000 to 15 लाख कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते। इसका बेनिफिट सही है कि बाकी सारा जितना डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे FD RD उससे बेटर रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। करेंटली इट इज अराउंड 7.4% और इसको रेगुलर इनकम के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि कोई भी गार्डियन अगर गर्ल चाइल्ड है 10 इयर्स के नीचे तो उनके लिए ओपन कर सकता है और ये स्कीम में भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है देन अदर FDs एंड RDs। इवन करेंटली SSY में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। विथड्रॉल अवेलेबल होता है आफ्टर 18 इयर्स और पासिंग 10th ग्रेड और ये अकाउंट क्लोज हो जाता है आफ्टर सेटलिंग द एंटायर अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर 21 years ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। नेक्स्ट वन इज पेंशन प्लान्स फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी। पेंशन प्लान्स अवेलेबल होता है यहाँ पे। बस कुछ पॉइंट मेंशन करना जरूरी है कि पेंशन प्लान कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई खरीदता है तो ही हैव टू बी विद दैट इंश्योरेंस कंपनी
till the maturity, which is lifetime actually for many of the pension plan. सो इतना लंबा टेन्योर के लिए किसी को एसोसिएटेड रहना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है कोई एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये एक ड्रॉबैक है एक्चुअल देखा जाए तो। और इसके साथ साथ पेंशन जो रिसीव होता है वो टैक्सेबल भी होता है। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल मैं अभी डिस्कस किया, इसके साथ साथ आप एनएससी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है या टैक्स सेविंग एफडीज, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एटीसी बेनिफिट। यहाँ पे टैक्स सेविंग एफडी का क्या होता है कि यहाँ पे टैक्स सेव तो होता है लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, इसका अगर रैंक किया जाए तो सबसे ऊपर मैं रखूँगा बस 2 ही व्हीकल को जो एक्चुअल में बहुत एफिशिएंट है बहुत सारे एंगल से देखा जाए तो। इसमें से फर्स्ट आता है ELSS, जहाँ पे आपको ज़्यादा लिक्विडिटी भी मिल रहा है, ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा है, रिटर्न मिलने का मतलब पोटेंशियल ज़्यादा है, और टैक्स बेनिफिट भी इससे मिलता है। और NSE तो ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि ये भी अच्छा रिटर्न दे देता है, यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है। लेकिन इसके साथ साथ NSE का एक ड्रॉबैक ये भी है कि यहाँ पे बस at the time of retirement only you can withdraw money and till the extent of 60% only। तो ये 2 व्हीकल सबसे ज़्यादा यूजफुल है। इसके साथ साथ PPF इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, SCSS इज़ फॉर जो लोग ऑलरेडी 60 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, रिटायर्ड हो गया, उन लोगों के लिए अ गुड इन्वेस्टमेंट। और सुकन्या समृद्धि इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स। तो यही था आज का वीडियो। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू। देखते रहिए नो योर पार्ट्स।